हेलो एंड वेलकम टू बाइक्यूल्स। आज के लेक्चर में जो हमारा टॉपिक है वो है डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल, जो कि वॉटसन एंड क्रिक ने दिया। तो सबसे पहले तो बात करेंगे कि डीएनए को डिस्कवर किसने किया। तो 1869 के आसपास डीएनए की डिस्कवरी हुई और एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्रेडरिक मिशर। तो फ्रेडरिक मिशर ने क्या किया, इन्होंने एक बैंडेड देखी, यूज्ड बैंडेड, उसके ऊपर कुछ पस सेल्स थे, इन्होंने उसको एनालाइज किया। जब इन्होंने उन पस सेल्स को एनालाइज किया तो इनको उसके अंदर कुछ एसिडिक मटेरियल दिखा, पर इन्होंने इसका नाम डीएनए नहीं रखा, इसका नाम इन्होंने रखा न्यूक्लिन। तो फिर डीएनए टर्म किसने दी? एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ज़ेकेरियस, इन्होंने टर्म दी डीएनए। ठीक है। अब दो और साइंटिस्ट यानी कि मॉरिस विल्किंस और रोजालिंड फ्रैंकलिन, आप कैसे याद रखोगे? विल्किंस और फ्रैंकलिन, इन्होंने एक्स रे क्रिस्टलोग्राफी की और जो भी इंफॉर्मेशन इन्होंने दी उसको यूज़ किया दो साइंटिस्ट ने जिनका नाम था जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। तो वॉटसन एंड क्रिक ने इस इंफॉर्मेशन को यूज़ कर और चार्गव की इंफॉर्मेशन को यूज़ कर एक मॉडल दिया 1953 में, जिसको हम बोल रहे हैं डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। ठीक है। तो सबसे पहले तो अगर हमें इस डबल हेलिक्स मॉडल के बारे में पढ़ना है तो हमें चार्गाफ के रूल्स के बारे में पता होना चाहिए। तो चार्गाफ ने क्या किया? चार्गाफ ने कहा कि जब आप डीएनए के स्ट्रक्चर को देखते हो, जो कि एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, तो इसमें आपको पता चलेगा कि जो प्यूरिन्स हैं वो हमेशा उनका अमाउंट इक्वल होगा पायरिमिडीन्स के, यानी कि एक डीएनए के स्ट्रैंड में जितना एडेनिन होगा उतना ही थाइमिन होगा और जितना ग्वानिन होगा उतना ही साइटोसिन होगा। अब ये एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन क्या है, आई होप ये आपको पता होगा, नहीं तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। हमने N2 बेसिस के बारे में पढ़ा था, तो जब हमने नाइट्रोजिनस बेसिस के बारे में पढ़ा था तो हमने डीएनए में 4 तरह के बेसिस के बारे में पढ़ा। 2 प्यूरिन्स थे और 2 क्या थे? पायरिमिडीन्स। प्यूरिन्स यानी कि Ag यानी एडेनिन और ग्वानिन, और पायरिमिडीन्स यानी कि Ct यानी कि साइटोसिन और थाइमिन। तो यही चार्गाफ ने कहा कि जहाँ जहाँ पर भी एडेनिन होगा उतने ही अमाउंट में सामने थाइमिन होगा, और जहाँ भी ग्वानिन होगा उतने ही अमाउंट में सामने साइटोसिन होगा। अब ये आपस में जुड़े होंगे, इनके बीच में पेयरिंग होगी। और कैसे पेयरिंग होगी? एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ जुड़ेगा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। सिमिलर वे में ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ जुड़ेगा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। यानी अगर हम देखें तो किसी भी डीएनए के स्ट्रैंड में प्यूरिन हमेशा इक्वल होंगे पायरिमिडीन के। प्यूरिन यानी कि A+G हमेशा इक्वल होंगे पायरिमिडीन यानी C+T के। तो मतलब A+G अपॉन में C+T की जो रेशो होगी वो कांस्टेंट होगी, यानी 1 होगी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे जो डबल हेलिकल मॉडल वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था इसके बारे में। तो सबसे पहले तो वॉटसन एंड क्रिक ने जो डबल हेलिकल मॉडल दिया उसमें इन्होंने कहा कि जो डीएनए है, डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना हुआ है। ठीक है। हमने न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं ये लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, यानी न्यूक्लियोटाइड जिसके 3 कंपोनेंट हैं, N2 बेसिस, पेंटो शुगर और फॉस्फेट। काफ़ी सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाएंगे और 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन मिलकर एक डीएनए का स्ट्रैंड बना देंगे। ठीक है। और उसके बाद इन्होंने क्या कहा, जिसमें जब हमने न्यूक्लियोटाइड के कंपोनेंट की बात की है, 3 कंपोनेंट बोले ना हमने, N2 बेसिस, शुगर और फॉस्फेट। तो जो ये डीएनए का स्ट्रैंड है, इसकी ये जो बैकबोन है, मतलब ये जो आपको हेलिकल सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो बैकबोन है ये बनी हुई है शुगर और फॉस्फेट से, और अंदर की तरफ प्रोजेक्टेड है नाइट्रोजिनस बेसिस। यानी ये जो नाइट्रोजिनस बेसिस आपने पढ़े थे ना, AT, GC, है ना, ये अंदर की तरफ प्रोजेक्टेड है। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया, जिसमें लिखे है डीएनए इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन वेयर बैकबोन इज मेड अप ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट एंड नाइट्रोजिनस बेसिस आर प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर। सेकेंड क्या है, ये जितने भी नाइट्रोजिनस बेसिस होंगे इनमें हमेशा कॉम्प्लीमेंटरी बेस पेयरिंग होगी। कॉम्प्लीमेंटरी मतलब एक के साथ एक फ्री, यानी जहाँ जहाँ पर भी एडेनिन होगा उसके सामने हमेशा थाइमिन आएगा और इनके बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। जहाँ जहाँ पर भी ग्वानिन होगा उसके सामने हमेशा साइटोसिन आएगा और इनके बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। आई होप आपको सेकंड
पॉइंट भी क्लियर हो चुका होगा। अब थर्ड पॉइंट क्या है, देखिए डीएनए में क्या है, कॉम्प्लीमेंटरी बेस पेयरिंग है। मतलब हमेशा एक प्यूरिन पायरिमिडीन के सामने आएगा। जब हमेशा एक प्यूरिन पायरिमिडीन के सामने आ रहा है तो इनके बीच में एक यूनिफॉर्म डिस्टेंस होगा, है ना, यानी कि इक्वल डिस्टेंस होगा। तो यहाँ से हमें पता चलता है जो डीएनए के दो स्ट्रैंड्स हैं इनके बीच का जो डायामीटर है वो कितना होगा, 20 एंगस्ट्रॉम होगा। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। फिर देखते हैं अगला पॉइंट। ये जो दो चेन्स हैं ना, डीएनए के जो दो स्ट्रैंड्स हैं, दो चेन है, इनकी पोलैरिटी क्या होगी, इनकी पोलैरिटी अपोजिट होगी। यानी एक स्ट्रैंड पे अगर पोलैरिटी 5 प्राइम से 3 प्राइम है तो दूसरे में 3 प्राइम से 5 प्राइम होगी। कैसे, ये आप देख रहे हो कि ये एक शुगर है, इसके फर्स्ट कार्बन पे नाइट्रोजिनस बेस अटैच है और इसके फिफ्थ कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। फिर ये अगला न्यूक्लियोटाइड देखिए, इसमें भी फर्स्ट कार्बन में नाइट्रोजिनस बेस और फिफ्थ में फॉस्फेट। अब यहाँ पर ये दो न्यूक्लियोटाइड कैसे जुड़ेंगे, ये थर्ड कार्बन में जो फंक्शनल ग्रुप है और अगला जो न्यूक्लियोटाइड है उसके फिफ्थ कार्बन पे जो फॉस्फेट है, ये आपस में एक फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड बनाएंगे। आई होप आपको ये चीज़ पता होगी क्योंकि हमने ये लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा है। तो जब आप देखोगे तो एक स्ट्रैंड, इसका जो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है यहाँ पर 5 प्राइम एंड फ्री है और जो लास्ट न्यूक्लियोटाइड होगा इसका 3 प्राइम एंड क्या होगा, फ्री होगा। यानी इस स्ट्रैंड की पोलैरिटी क्या होगी, 5 प्राइम से 3 प्राइम। पर जब आप सामने वाला स्ट्रैंड देखोगे, इसमें देखिए ये जो शुगर हैं, ये जो शुगर लगी हुई है और ये जो न्यूक्लियोटाइड के बेसिस हैं, मतलब ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये अपोजिट डायरेक्शन में, उल्टी डायरेक्शन में है, इनकी ओरिएंटेशन अपोजिट है, जिसकी वजह से ऊपर 3 प्राइम एंड और नीचे 5 प्राइम एंड फ्री है। यानी पोलैरिटी कैसी होगी, एक की 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड और दूसरे की 3 प्राइम से 5 प्राइम एंड। यानी कि दोनों की जो पोलैरिटी है ये है तो पैरेलल पर अपोजिट पोलैरिटी है, तो हम ये बोलेंगे कि डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं ये एंटी पैरेलल है। पैरेलल मतलब इनके बीच का डिस्टेंस सेम है, पर एंटी पैरेलल मतलब स्ट्रैंड्स की जो पोलैरिटी है वो अपोजिट होगी। फिर ये जो दो स्ट्रैंड्स हैं ये किस वे में कोइल्ड है, तो ये राइट हैंडेड वे में कोइल्ड है। राइट हैंडेड मतलब इनकी जो ओरिएंटेशन है ये क्या होगी, क्लॉक वाइज होगी। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोला हुआ है कि पिच। अब देखो यहाँ पिच क्या है, पिच का मतलब होता है टर्न। ठीक है, डीएनए के जो स्ट्रैंड है ये जो एक टर्न ले रहे हैं, इस एक टर्न को हम बोलेंगे पिच। अब इस एक टर्न में देखो आपको दो पिट्स दिखेंगे, मतलब दो गड्ढे दिखेंगे, दो ग्रूव दिखेंगे। एक छोटे वाला ग्रूव दिखेगा जिसको हम बोलेंगे माइनर ग्रूव और एक बड़ा ग्रूव दिखेगा जिसको हम बोलेंगे मेजर ग्रूव। तो अगर हम पिच यानी एक टर्न की बात करें तो इसकी लेंथ कितनी होगी, 34 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और एक पिच में क्या आ रहा है, एक माइनर ग्रूव और एक मेजर ग्रूव। जो माइनर ग्रूव होगी इसकी लेंथ होगी 12 एंगस्ट्रॉम और जो मेजर ग्रूव होगी उसकी होगी 22 एंगस्ट्रॉम। तो टोटल लेंथ कितनी होगी, 12 + 22 = 34 एंगस्ट्रॉम। एक पिच के अंदर है ना 10 बेस पेयर आ सकते हैं। अब यहाँ पर एक बेसिक सी कैलकुलेशन करेंगे। हमने बोला पिच का जो लेंथ है वो 34 एंगस्ट्रॉम है, अगर नैनोमीटर में लो तो 3.4 नैनोमीटर। हमें पता है एक एंगस्ट्रॉम किसके इक्वल है, 10⁻⁻10 मीटर के, और एक नैनोमीटर किसके इक्वल है, 10⁻⁻9 मीटर के। और हमने कहा एक पिच में रफली 10 बेस पेयर होंगे, है ना। तो अगर हम दो एडजेसेंट बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस निकालें, यानी जैसे ये ATGC ये बेस पेयर लगे हुए हैं, तो इन दो के बीच का मान लो हम डिस्टेंस निकालें तो वो कैसा निकलेगा। देखो एक टन की लेंथ है 34 एंगस्ट्रॉम और एक टन में कितने बेस पेयर आ रहे हैं, 10 बेस पेयर। तो एक बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 34/10, यानी ये क्या आ जाएगा 3.4 एंगस्ट्रॉम। यानी इन दो बेस पेयर के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो होगा 3.4 एंगस्ट्रॉम। अगर नैनोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.34 नैनोमीटर। अब देखो जब आप ये डीएनए के स्ट्रक्चर को देखते हो तो आपको क्या दिखता है, आपको ये दिखता है कि ये जो नाइट्रोजिनस बेसिस हैं ये एक दूसरे के ऊपर स्टैक है, मतलब एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए हैं। अब इस स्टैकिंग की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर स्टेबिलिटी आ रही है, मतलब ये इस स्ट्रक्चर को स्टेबल बना रहा है। और साथ ही साथ में ये जो बेसिस हैं, नाइट्रोजिनस बेसिस हैं यानी ATGC, ये कॉम्प्लीमेंटरी हैं, तो बीच में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो स्टैकिंग के साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी क्या कर रहे हैं, यहाँ पर स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए एक बार
फटाफट से ये सारा कुछ रिकॉल करेंगे। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि डीएनए को डिस्कवर किसने किया। उसके बाद हमने वॉटसन एंड क्रिक का डबल हेलिकल मॉडल पढ़ा, और इसको पढ़ने के लिए पहले हमने क्या पढ़ा, चारगफ रूल। चारगफ रूल ने क्या कहा कि एडेनिन हमेशा इक्वल होगा थाइमिन के और ग्वानिन हमेशा इक्वल होगा साइटोसिन के, और ये आपस में जुड़े होंगे, इनके बीच में बेस पेयरिंग होगी। कैसे, एडेनिन थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा और ग्वानिन साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। मोटी मोटी बात कहें तो ये कि प्यूरिन्स हमेशा इक्वल होंगे पायरिमिडीन्स के। उसके बाद हमने जब डबल हेलिकल मॉडल की बात की तो हमने ये कहा कि डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना हुआ है, जहाँ पर जो बैकबोन है वो शुगर और फॉस्फेट की बनी होगी, और जो नाइट्रोजिनस बेसिस हैं वो अंदर की तरफ प्रोजेक्टेड होंगे। फिर हमने क्या बोला कि इन बेसिस के बीच में कॉम्प्लीमेंटरी बेस पेयरिंग होगी, मतलब ए हमेशा टी के साथ जुड़ेगा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, और जी हमेशा सी के साथ जुड़ेगा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। फिर इसी बेस पेयरिंग की वजह से हमेशा प्यूरिन के सामने एक पायरिमिडीन आएगा, जिसकी वजह से इनके बीच में यूनिफॉर्म डिस्टेंस मेंटेन होगा। यहाँ से हमें डीएनए का डायमीटर पता चला 20 एंगस्ट्रॉम, यानी कि अगर नैनोमीटर में कन्वर्ट करो तो 2 नैनोमीटर। ठीक है, उसके बाद हमने ये बोला कि इनकी जो पोलैरिटी होगी ये एंटी होगी, अपोजिट होगी, मतलब अगर एक स्ट्रैंड 5 प्राइम से 3 प्राइम है तो दूसरा 3 प्राइम से 5 प्राइम होगा। फिर ये जो 2 चेन्स हैं ये राइट हैंडेड फैशन यानी क्लॉकवाइज फैशन में कोइल्ड होगी, और इस क्लॉकवाइज फैशन में कोइल्ड होने की वजह से यहाँ पर एक माइनर और एक मेजर ग्रूव आती रहेंगी। एक पिच यानी कि एक टर्न जिसमें एक माइनर ग्रूव एक मेजर ग्रूव आ रही है, इसकी लेंथ क्या होगी 34 एंगस्ट्रॉम यानी कि 3.4 नैनोमीटर, और एक पिच में कितने बेस पेयर आएंगे, 10 बेस पेयर। ठीक है, अब यहाँ से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं 2 बेस पेयर के बीच में, जो कि कैलकुलेशन करने के बाद 3.4 एंगस्ट्रॉम या 0.34 नैनोमीटर आएगा। लास्टली हमने क्या बात की कि ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, यहाँ पर नाइट्रोजिनस बेसिस ने एक दूसरे के ऊपर स्टैकिंग की हुई है। इस स्टैकिंग की वजह से और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर है ये स्टेबल है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। फॉर मोर सच वीडियोज़ प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर बाइक्यूल्स। थैंक यू सो मच।